हमारे पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से, ए बी सी, तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 0, और तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमारे पास। हमें क्या प्रूव करना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू -25 है, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, -25। तो आप क्लियरली देखिए, हमें जो प्रूव करना है इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ए और ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हमें क्या कैलकुलेट हो जाए तो मेरा ये प्रूविंग जो है वो आसान हो जाएगा। ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल। अब यहाँ इसको ना निकालना आपके लिए किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहो तो एक तरीका है ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, इसको इधर भेज के दो वेक्टर का सम तीसरा वेक्टर हो तो दोनों के बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं अगर उनके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, फॉर्मूला यूज करके। दूसरा, आपको मैंने कितनी बार बोला है कि ये वाला ट्रायंगल हमेशा आप याद रख सकते हैं, याद है क्या, 3 4 5, 3 4 5 क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं? यस सर। 3 4 5 हमेशा अलग अलग तरीके से चाहो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीका क्या है, 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, पहले तो मैं वो ट्रायंगल ही बना दे रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 वाला। कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, बाकी दूसरा तरीका भी बताता हूँ, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीनों वेक्टर का सम 0 है, मतलब पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, और पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड एक जगह पर आ जाए तो क्या 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा सबको, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, कोई कंफ्यूजन, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो यहां से क्लियरली अगर हम लोग बात करें, ये वाली वैल्यू कितनी दी है, 3, ये दिया हुआ है 4 और ये 5। राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें आपको मैंने बताया है, ये वाला अगर साइड 3 है, ये साइड 4 है और ये साइड 5 है, तो 3 के सामने वाला एंगल कितना होता है, 37 डिग्री, 4 के सामने वाला 53 और ये 5 के सामने वाला एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को देख के आप लोग बताइए एंगल बिटवीन, बिकॉज ये निकल जाएगा आपका, प्रूविंग हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है, 90 डिग्री। वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है। अच्छा, जिन लोगों को भी ना वेक्टर्स के एंगल निकालने में, हम लोगों ने वेक्टर निकालना काफी ढंग से सीखा भी है, लेकिन बहुत लोगों को दोनों के टेल एक जगह लाने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, कौन सा एंगल होगा, तो आपको क्या बताया गया, दोनों के टेल को एक जगह लेके आइए, दोनों के बीच में जो छोटा एंगल होता है वही क्या होता है, वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। और मान लीजिए आपको शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आप नहीं होते हो, तो ऐसे समझिए, पहले वेक्टर का डायरेक्शन, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पहले वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वही क्या हो जाता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दोनों चीज सेम ही है। पहले वेक्टर कौन सा हो गया, पहला वेक्टर ये, इसका डायरेक्शन ये हुआ, समझ में आ रहा, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन ये है इस डायरेक्शन में, तो पहले वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बना रहा है वही क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। समझ में आ रहा सबको? जिनको दोनों वेक्टर के टेल एक जगह लाने में दिक्कत होगी ऐसे ही बनाइए, ज्यादा आराम से हो। जैसे इसमें बताइए एंगल, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि डॉट प्रोडक्ट में एंगल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा एंगल कैलकुलेट करने का। अब अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है और ये वाला एंगल 110 डिग्री है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल बताना है क्या होगा, और ये क्वेश्चन वैसे हम लोग कर चुके हैं, और दोनों के टेल आपको एक जगह लेके आने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे देखिए अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या कर सकते हैं, इसको पहले वेक्टर का डायरेक्शन ये है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन ये है, पहले वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है उसमें जो छोटा एंगल होगा वही क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। समझ में आ रहा है सबको? पहले वेक्टर का डायरेक्शन ये, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल ये वाला होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 110 है तो ये एंगल कितना, 70 डिग्री। तो वैसे भी डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में दो वेक्टर के बीच का एंगल
काफी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जगह पर इसका यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है, तो ए का डायरेक्शन ये, बी का डायरेक्शन ये एंगल कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी कितना है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है, समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं कि हर बार आप टेल तक वही काम कर सकते हैं, शिफ्ट करके टेल को मिलाइए। अभी जो मैं बताया इसको भी यूज कीजिए, दोनों एक ही चीज है। वेक्टर बी का डायरेक्शन ये और वेक्टर सी का डायरेक्शन ये, तो बी वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर सी का डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल ये है क्या, यस। और यही छोटा एंगल भी है। अच्छा ये वाला एंगल 3 के सामने वाला ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 37 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, इसकी बात करेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड ए। सी और ए के बीच का एंगल कितना है, सी का डायरेक्शन ये है और वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, क्या दोनों के बीच का एंगल ये है, यस दोनों के बीच में ये एंगल है, और ये वाला एंगल कितना है 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 53। कोई कंफ्यूजन? नो सर। और हमें ये प्रूफ करना था। तो आप देखिए एलएचएस से बढ़िए, आप एलएचएस से बढ़िए, आरएचएस हमारे पास आ जाएगा। एलएचएस क्या है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। एक काम करता हूं मैं अलग अलग ही निकाल लेता हूं सबको, वहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। ए डॉट बी, क्योंकि बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है, ए डॉट बी निकालेंगे तो वैल्यू कितनी, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। समझ में आ रहा, ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा होता है, 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। हाँ। ये कॉस वाला टर्म तो सब पता होना ही जरूरी है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ए डॉट बी 0 आ गया। बी डॉट सी निकाले तो कितना होगा, बी डॉट सी होगा बी सी कॉस थीटा। तो बी की वैल्यू कितनी, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 5, कॉस उन दोनों के बीच का एंगल कितना है बी और सी का 180 माइनस 37 निकाल सकते हैं। मैं 180 माइनस 37 ही रहने दे रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि ये पढ़ाया गया है आपको, और जिनको नहीं आता है आप बता दीजिएगा। अच्छा एक और चीज आप लोग को इन्फॉर्म करना था, जिनको भी लग रहा है कि मुझे कुछ टॉपिक हमने बाद में ज्वाइन किया है, चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, अभी आपसे ये चीजें मैं मनीषा मैम कॉल करके पूछ लेंगी, या आप डायरेक्टली हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। उस बेसिस पे ना कुछ क्लासेस रिवीजन मोड में चलाई जाएंगी, जो करंट टॉपिक चल रहा है इसके लिए क्या क्या पीछे वाली चीजें रिक्वायर्ड है, उसको एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपको जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि आपको अभी जो बैचेस चल रहे होंगे, टॉपिक चल रहा है, उसका कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा, आज आप लोगों के केमिस्ट्री का एक टेस्ट है, ये नेक्स्ट वीक से टेस्ट जो आपका काफी रेगुलर हो जाएगा। केमिस्ट्री के सर ने आपको टेस्ट अनाउंस किया था, उसमें ये होगा कि आपको टेस्ट 4 बजे से है, टेस्ट का लिंक आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। क्लिक कीजिएगा, केवल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपको केवल नाम भरना होगा जो मैंडेटरी होगा, और फिर उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट का समय रहेगा, उसके बीच में टेस्ट बना के सबमिट कर दीजिएगा। बी डॉट सी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू cos 180 माइनस 37, ये तो 4 इंटू 5 करेंगे तो ये 20 हो गया, ये पढ़ाया जा चुका है। बताइए कितनी वैल्यू होगी, cos 180 माइनस थीटा पढ़ाया गया है। एंगल किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है निगेटिव होती है, निगेटिव होती है, तो सेकंड में cos की वैल्यू निगेटिव होती है। cos साइन में चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये वैल्यू कितनी माइनस cos 37। सबको समझ में आ रहा? यस सर। हाँ, जिनको नहीं पता है, नहीं किया है, बिल्कुल आप को जिस नंबर से मैं लिंक भेजता हूँ, आप उस नंबर पे बोलिए सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आते, ये टॉपिक छूट गया है। अभी संडे से ही वो क्लासेस आपकी शेड्यूल होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -20। cos 37 की वैल्यू कितनी, cos 37 होता है 4/5। याद है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये ट्रायंगल याद रखे रहिएगा, ट्रायंगल याद रहेगा तो भी आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये वैल्यू कितनी 4/5, 4 टाइम्स जाएगा ना, तो वैल्यू कितनी -16। ठीक उसी तरह और क्या बच गया हमारे पास निकालने के लिए, सी डॉट ए निकाल के बताइए कितना होगा, सी डॉट ए, तो सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 3 इंटू दोनों के बीच का एंगल
180 माइनस 53 है, तो ये कितना हो जाएगा cos minus 180 माइनस 53। मैं जानबूझ के इस ऑर्डर में लिख रहा था। ये वैल्यू कितनी 15 और cos 180 माइनस 53 माइनस cos minus 53 और cos 53 की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू होती है 3/5। यहाँ से भी देख सकते हो cos 53 करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू हो गई -15, cos 53 की वैल्यू हो गई 3/5। 3 टाइम्स जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6, -9। सॉरी ये 3 है ना, 3 टाइम्स तो -9 आ गया। Yes, तो sir. आप क्लियरली देखिए, ये जो हम लोग को प्रूव करना था A.B प्लस B.C प्लस C.A, तो ये आ गया कितना 0, ये वाला आ गया -16 और ये आ गया -9, तो 0 प्लस -16 प्लस -9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -25। समझ में आ रहा है सबको? तो ये आराम से प्रूफ हो गया आपको। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इजीली कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप देखोगे फिजिक्स पर्पस से ही मैं कर रहा हूं उसको, बहुत बार आपको ना पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। क्या दिया होगा? कोऑर्डिनेट दिया होगा और बोलेगा इन इन वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑल्दो आपको ये पोजीशन जब हम पढ़ेंगे ना तो फिजिक्स में आएगा। कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट में मेंशन कर दे रहा हूं क्या क्या फॉर्मेट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट 2,11, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 3,3 - 1, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट्स हैं ए बी सी। सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, -3/2, 0 और डी पॉइंट है, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 1, 2। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड या सो दैट, इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट अलग अलग हैं। सो दैट एक तरह से आपको दिखाना है ये ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ए डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी डी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू सी डी वेक्टर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं और हमें प्रूव क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं 2, 1, 1, 3, 3, -1, 5, -3/2, 0 एंड 4, 1, 2। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है। पहले बताइए ए बी वेक्टर लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर क्या होगा? एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा? जिनको नहीं याद है, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये पॉइंट होता ए और ये पॉइंट होता बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, तो क्लियरली देखिए यहां से इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए का कोऑर्डिनेट लिखने चले, ए का कोऑर्डिनेट है तो ए वेक्टर क्या लिखा जाएगा, x1 i कैप y1 j कैप, पढ़ाया गया है। Yes, sir. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन लिखें तो क्या लिखा जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए से बी के तरफ। ए बी वेक्टर को यहां पर लिखा जाए, इधर देखिए क्लियरली, ए वेक्टर, ये मैं r1 बोल रहा हूं, ये r2 बोल रहा हूं और ये वेक्टर r है, तो क्लियरली देखिए यहां से इसका पॉइंट मैं ए लिख रहा हूं, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखा गया है और पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, क्या ये ओ बी वेक्टर हो जाएगा? Yes, sir. तो ए बी वेक्टर को लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या है, x2 i कैप, ये बताया जा चुका है, मैं दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूं केवल, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पढ़ाया गया है, प्लस y1 j कैप। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, x2 माइनस x1 i कैप, ये i वाले एक साथ है, प्लस Yes, y2 माइनस y1 j कैप। J cap. समझ में आ रहा?
Yes, तो sir. ओवरऑल हमें फंडा क्या याद रखना है इसमें, अगर दो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और ए से बी को ज्वाइन करना है, दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है, तो ये जो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर लिख रहा हूं मैं ए से बी, इनिशियल टू फाइनल ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस वेक्टर को लिखना होगा। तो ये जो ए बी वेक्टर है, क्या ये आर वेक्टर है? तो ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, बी का एक्स कोऑर्डिनेट और ए का एक कोऑर्डिनेट का जो हमारे पास डिफरेंस है उसमें आई कैप लिखिए, बी का जो y कोऑर्डिनेट है और x का जो y कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस लीजिए y2 माइनस y1, उसमें j कैप लगाइए, वेक्टर आ जाएगा। और ये अगर 3D वाले होते तो क्या लिखते, डेल्टा x, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। समझ में आ रहा सबको? निशांत, निखिल, अमितांशु? यस सर। तो यहां से देखिए, ये समझ में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। हमारे पास हमें ये प्रूव करना है, वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है, हमें ड्रॉ करना है कौन सा वेक्टर, ए बी वेक्टर। तो ये कैसे लिखा जाएगा, पहला नाम है ए, दूसरा पॉइंट है बी, बी के एक्स कोऑर्डिनेट, इसके एक्स कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 i कैप। जिनको कंफ्यूजन हो तुरंत अनम्यूट करके बताइएगा। y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 1 j कैप, z2 माइनस z1 तो ये वैल्यू कितनी, -1 k कैप। कोई डाउट? No, sir. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा आ गया कौन सा वेक्टर, AB vector. ए बी वेक्टर। अच्छा, उसी तरह अगर हमें सी डी वेक्टर निकालना है तो सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए सब लोग। 5 minus सी डी 4. वेक्टर 4 minus 5 I 4 minus 5. 4 माइनस 5, सी से डी वाला नहीं, ध्यान रखना है। यहीं पे डीसी वेक्टर बोला जाएगा ना, इस ये जो दोनों पॉइंट्स है इनमें जो बाद वाला है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले वाले से। तो ये है डी बाद वाला, 4 माइनस 5 आई कैप प्लस 1 माइनस 3/2। दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? ये तो फॉर्मूले का माइनस है और ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -3/2 Yes. प्लस ये कितना, j कैप प्लस 2 माइनस 2 minus 0 0 k कैप। K cap. कितनी वैल्यू हो जाएगी ये, 4 माइनस 5 -1 तो -1 i कैप, ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3/2 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3 5/2 j कैप, और ये हमारे पास हो गया 2k कैप। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला गया प्रूफ कीजिए कि ए बी और सी डी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो उसको प्रूफ करना है, तो उन दोनों का, और दोनों आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में है, तो क्या निकाल दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 दो वेक्टर परपेंडिकुलर अगर होंगे तो हमें कंफर्म पता है, परपेंडिकुलर वाला जहां टर्म है ना और दो वेक्टर है, सीधे क्लिक करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहला ध्यान कहां पर जाना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट वाले पे। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. तो आप यहां से क्लियरली देखिए, मुझे ए बी वेक्टर पता है, सी डी वेक्टर पता है मुझे, तो इन दोनों का क्या ले लें, आप अलग से कैलकुलेट कीजिए, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनके आई आई वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस जे जे वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 5/2 प्लस इसका के का कोफिशिएंट कितना है, -2, तो -2 इंटू 2। कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. ये टर्म कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो -1, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +5, और ये -2 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना, -4। वैल्यू कितनी आई, 0। तो क्या लिखेंगे यार, ए बी डॉट सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है,
90 डिग्री 90 डिग्री। बिकॉज हमें पता है कि ए बी, इस वेक्टर को अगर लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल, ये लिखते हैं ना। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर का, अब देखो ये तीन चीजें हैं, ये और ये, किसी भी तीन चर का मल्टीप्लीकेशन जीरो तब होता है जब एटलीस्ट उसमें से एक जीरो हो। या क्लियरली मैं बोल सकता हूं ए बी वेक्टर जीरो नहीं है, ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियरली आप देख सकते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, नहीं है, नहीं है। क्या लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा। उसी तरह सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो यही जीरो है। और cos थीटा जीरो तब होता है जब थीटा क्या होगा, 90 होगा। तो ये सीधे आते ही क्या लिख देंगे, हेंस ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी डी वेक्टर बिकॉज ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर कितनी वैल्यू आई है, जीरो। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चन होते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके एप्लीकेशन बेस्ड बहुत बार आप टॉपिक पढ़ोगे ना तो ऐसे देता है डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन। तो डॉट प्रोडक्ट का तो होता है फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। बाकी एप्लीकेशन बेस्ड में एक अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इस तरीके का क्वेश्चन, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें का। और बाकी फिजिक्स के किन किन चैप्टर्स में यूज होगा, तो सबसे ज्यादा यूज होगा वर्क पावर एनर्जी वाले टॉपिक में। वर्क डन हम लोग पढ़े हैं, वर्क या वर्क डन पढ़ाया गया है, वर्क को डब्ल्यू से लिखते हैं, ये वैल्यू होती है एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन जो होता है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, जहां एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और जो ये थीटा है, थीटा की बात करें, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा। तो यहां से ये दोनों वेक्टर है, तो इनको क्या क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा को एफ डॉट एस। तो हमें क्लियरली देखिए फोर्स वेक्टर दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। समझ में आ रहा। तो हम लोग को वर्क डन निकालना होगा तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा। अच्छा, वर्क जो है दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इधर देखिए, अगर वेक्टर एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। तो जो आगे टर्म आता है ए डॉट बी, वो एक मैग्नीट्यूड आता है, एक वैल्यू आती है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर होता है। समझ में आ रहा। नंबर मिलता है हमें, डायरेक्शन से उसमें कुछ मतलब नहीं रहता है। तो वर्क जो है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वर्क किस कैटेगरी में आएगा, स्केलर वेक्टर, स्केलर। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है। वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाते हैं। अच्छा, कुछ कंडीशन में पूछ रहा हूं इसमें, जैसे कोई कुली, ये क्लास 9th में आप 9th में सॉरी क्वेश्चन रहता भी था, कोई कुली अपने सर पे अगर बोझ लेके जा रहा है, तो इस समय इस मास पे दो फोर्सेस लग रहा है ना। नॉर्मल फोर्स पढ़ा है क्या आप लोगों ने? यस सर। इधर देखिए, ग्रेविटी जो है इस मास को किधर खींच रही है, इस मास को ग्रेविटी किधर खींच रही है, नीचे, अर्थ नीचे खींच रही है। और कूली के सर को ये नीचे प्रेस कर रहा है, तो कूली के सर से इस बॉडी पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां नॉर्मल फोर्स भी अच्छे से पढ़ेंगे। इधर देखिए, इस मास पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स नीचे। अच्छा, अकेले ये mg लगता तो ये मास किधर आ जाता, जैसे इस पेन को मैं पकड़े हुए हूं तो मैं फोर्स अभी ऊपर लगा रहा हूं, छोड़ दूंगा तो किधर गिरेगा, नीचे। अर्थ इसको नीचे खींच रही है, तो इसको रोकने के लिए मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कूली जो है इस मास पे फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर। अर्थ किधर फोर्स लगा रही है, नीचे। अच्छा, अगर ये कूली आगे बढ़ना शुरू कर दे, कूली आगे बढ़ना शुरू कर दे, तो ये मास जो आगे बढ़ रहा है
मास की बात करेंगे, मास जो आगे की डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? बॉडी इधर से इधर गई तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, और थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट फोर्स किधर लग रहा है? mg का फोर्स नीचे, और कूली फोर्स किधर लगा रहा? ऊपर। ऊपर। डिस्प्लेसमेंट का ये ऊपर। डायरेक्शन है ना, बॉडी इधर जा रही है। Yes. ये मास, इस मास पे फोर्स लग रहा है 2, वर्क हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। इधर देखिए, फोर्स किधर नहीं लगाया हो रहा पुली है। ने? ऊपर, और बॉडी किधर बढ़ रही है? आगे। ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं इसको। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। तो जो एक्चुअल वर्क का डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग कूली चलते समय कोई भी वर्क नहीं करता है, बस वो केवल क्या करता है, जब सामान उठाता है तो पॉजिटिव वर्क करता है, और जब रखता है तो कैसा वर्क करता है? निगेटिव वर्क। Negate. यहाँ पर देखिए, ये सामान यहाँ पर है, मान लीजिए m kg का, तो इसको पहले अपने सर पे उठाएगा वो, तो फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर। 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 फोर्स लगाएगा ऊपर, बॉडी भी किधर जाएगी? ऊपर। ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर। फोर्स भी किधर लगा? ऊपर। 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 दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90. 0 डिग्री। सामान उठाते समय कूली फोर्स किधर लगा रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। किधर हो रहा है? ऊपर। तो ऊपर। इस बार ऊपर। दोनों के बीच में, यहाँ इस थीटा की बात करें तो कितना है? 0। 0. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0। तो इस 0. बार वर्क कितना होगा? एफ एस कॉस 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, सामान रखते समय कूली सामान को ऐसे छोड़ देता है कि पकड़ के नीचे रखता है? आराम से पकड़ के नीचे. पकड़ के नीचे आराम से रखता है। तो सामान तेजी से गिरे नहीं, तो जैसे ही सर से उठाता है सामान पे, अर्थ तो फोर्स लगा रही है नीचे, तो कूली फोर्स किधर लगा रहा होता है उस समय? ऊपर. ऊपर। क्योंकि छोड़ देगा तो वो नीचे सडनली ये बॉडी चली जाएगी, तो उस समय फोर्स ये ऊपर लगा के रखता है और धीरे धीरे सामान को छोड़ता है। तो फोर्स किधर लगा रहा है? ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट ऊपर. किधर हो रहा है? नीचे। नीचे। तो इस केस में देखिए, कूली ने फोर्स लगाया ऊपर और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे, दोनों के बीच में एंगल कितना? 180. 180 डिग्री। तो रखते समय कैसा वर्क कर रहा है? पॉजिटिव निगेटिव? Negative. निगेटिव। निगेटिव। तो जो वर्क एक्चुअल में डिफाइन है मैथमेटिकली, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कूली उठाते समय पॉजिटिव वर्क कर रहा है। उठाते समय जितना पॉजिटिव वर्क किया, रखते समय उतना ही कितना वर्क किया उसने? निगेटिव वर्क किया। निगेटिव। Negative. Yes, sir. 180 डिग्री है ना, तो एफ एस कॉस थीटा निकालेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाती है। और चलते समय अगर बराबर जमीन पे चल रहा है तो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? No, sir. अगर वो सामान उठा के नहीं कर रहा। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलना शुरू कर दे, तो इधर उठाते समय पॉजिटिव वर्क, रखते समय निगेटिव वर्क, और Negative. चलते समय डिस्प्लेसमेंट इधर, और फोर्स तो लग रहा है No ऐसे ऐसे, इसके बीच इसमें भी कोई वर्क नहीं होगा, नहीं बिकॉज होगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो कूली कोई काम ही नहीं कर रहा है। अगर सामान उठा के रख रहा है तो ऐसा नहीं है जो उसको आप पैसे नहीं दोगे, आप अगर ये बोल रहा है कि वो कोई वर्क नहीं कर रहा। हाँ, ये जो वर्क है ओवरऑल जो जिस तरह से डिफाइंड किया गया है फिजिक्स में, उसके अकॉर्डिंग वो कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर पैसे नहीं देगे तो वहां पर कंडीशन खराब हो सकती है, क्योंकि आप देखोगे मेंटल वर्क को भी वर्क में काउंट नहीं किया जाता है। अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो। मेंटल वर्क को फिजिक्स में वर्क में काउंट नहीं किया जाता है। खैर, हम आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे। यहाँ पर आपको जब भी वर्क डन दिया जाएगा, मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन। अच्छा, बॉडी हो सकता है, या फिर थोड़ा अलग एंगल का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बॉडी है 10 kg की, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेट से कितने डिग्री पे? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे। समझिए आपके रूम में टेबल रखा हुआ है, टेबल को जनरली आप एंगल पर ही खींचते हो क्या? बहुत कम चांस होता है ना कि टेबल को एकदम बराबर में आके आप खींचना शुरू करते हो। जनरली क्या करते हो, ऐसे रहता है और ऐसे खींचना शुरू कर देते हो, और टेबल क्या होता है, ग्राउंड पे आके खिसकेगा। Yes, sir. तो मान लीजिए इस बॉडी को आपने खिसका दिया इधर, यहां से आगे खिसका दिया 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। ये फोर्स लगाते हुए, ये 10 kg की बॉडी थी, इस पे फोर्स लगाया आपने
और फोर्स कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, और फोर्स की वैल्यू मैं कुछ ले रहा हूं यहाँ पर, फोर्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल वैल्यू है यहाँ पर 20 न्यूटन। कितनी है वैल्यू? 20 न्यूटन का फोर्स आप बॉडी पे कंटिन्यूअसली लगा रहे थे, और बॉडी को आपने कितना डिस्प्लेस किया? 10 मीटर। अब वर्क डन पूछा जाए इस केस में तो कितना है? इस फोर्स ने बॉडी पे कितना काम किया? वर्क डन होता कितना है? Fs cos थीटा। हम लोग डॉट वाले टर्म पे भी आ जाएंगे। फोर्स कितना? 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 मीटर। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ? इधर देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर और फोर्स लग रहा है हमेशा इधर। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो कितना लिखेंगे? वर्क की वैल्यू बात करेंगे तो 20 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। आंसर समझ में आ रहा है? तो ये तो आप क्लास 9 से भी करते आ रहे हो, लेकिन आपको यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन ना डॉट प्रोडक्ट वाले देंगे और बोला जाएगा कि हाँ इस केस में वर्क डन निकालिए, वर्क डन 0 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। अच्छा, वर्क अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इस केस में वर्क डन बताइए। एक बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है आई कैप प्लस 9k कैप, ये फोर्स लग रहा है। बॉडी इनिशियली थी, इनिशियल पोजीशन में, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, बॉडी की इनिशियल पोजीशन थी ए, मतलब बॉडी शुरू में ए पोजीशन पे थी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 2,4 और फाइनली बॉडी पहुंच जा रही है। बॉडी पे फोर्स लगाया गया, बॉडी कहां पर थी? पोजीशन ए पे। फोर्स लगने से बॉडी ने अपनी पोजीशन में चेंज लाया और फाइनली वो किस पोजीशन पे पहुंच गई? फाइनली वो बी पे पहुंच गई और बी का कोऑर्डिनेट है 5,7। तो हमें बताना है इस केस में फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, फ्रॉम ए टू बी, बॉडी को ए से बी मूव कराया जा रहा है, तो फोर्स का वर्क डन बताइए क्या होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सबको? यस सर। तो यहां पर देखिए आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर कितना? आई कैप प्लस 9k कैप। 9k कैप। हमें इस फोर्स का वर्क डन निकालना है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है? ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 2,4, बी का कोऑर्डिनेट 5,7 और बॉडी मूव कहां से कहां की है? ए से बी। ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर क्या लिखेंगे? ए बी और बी ए से बी बॉडी मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और उसका डायरेक्शन किधर होता है? इनिशियल टू फाइनल। पढ़ाया गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, मैंने बताया था इसको। तो ए बी वेक्टर, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा हो गया? ए से बी ज्वाइन करने वाली जो लाइन है। समझ में आ रहा है ये राजनंदिनी, निखिल? यस सर। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सुशांत, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी वाला, अभी इसीलिए मैंने इसके पहले क्वेश्चन करवाया था इसका। क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2 आई कैप 7 माइनस 4 जे कैप। 5 माइनस 2 आई कैप प्लस 7 माइनस 4 जे कैप। कोई कंफ्यूजन किसी को? ए टू बी वाला वेक्टर यही हो गया। ये वैल्यू कितनी? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 जे कैप। अब हमें क्या करना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या था? एफ डॉट एस। एफ डॉट एस बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? ये है फोर्स वेक्टर और ये है एस वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? ये है एस वेक्टर। आई वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, जे वाले मल्टीप्लाई होंगे, के वाले मल्टीप्लाई होंगे। आंसर बताइए। 3 81। 3 इधर देखिए,
आई का कोफिशिएंट फोर्स में कितना है 1 है और डिस्प्लेसमेंट वाले में 3, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 3। 3 अच्छा इसमें जे वाला कोफिशिएंट कितना है 0 0, तो लिखेंगे प्लस 0 इंटू, आप मैंने जानबूझ के इस तरह वाले क्वेश्चन पिछले क्लास में भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं, सब में आई कैप जे कैप वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जनरली हम लोग इसको मिस कर देते हैं, यहाँ जे वाला 0 है और यहाँ जे वाला 3 है, है और यहाँ बात करेंगे के वाला कोफिशिएंट 9 और यहाँ के वाला कोफिशिएंट गायब है, 0 यानी कि 0 इंटू के कैप है। समझ में आ रहा है? यस तो सर ये वैल्यू कितनी हो गई 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, यानी कि 3 जूल ये हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो फोर्स, इस फोर्स को लगा के बॉडी को अगर ए से बी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं तो कितना काम करना पड़ेगा 3 जूल। सबको समझ में आ रहा है? यस सर अच्छा इसमें दूसरे वेराइटी के क्वेश्चन जो आएंगे, आपको फोर्स दे देगा और बोलेगा प्रूफ कीजिए कि बॉडी का वर्क डन कितना है 0 है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वर्क डन क्या होता है F.S। फिर उसी चैप्टर में आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया जाता है पावर का। पावर का फॉर्मूला, पावर होता है F.V, पावर का फॉर्मूला होता है F.V। ये फॉर्मूले याद रखे रहिएगा। हम लोग इसको